नाजरीन वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने नीट का पैटर्न किस तरह इवॉल्व हुआ उस पर बात की है और फिर क्रिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं एक नीट क्रैक करने के लिए, उस पर हमने गुफ्तगू की। हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स हम देखते हैं 3 डेकेड्स, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका परफॉर्मेंस के अंदर क्या पैटर्न रहा, क्या ट्रेंड रहा उनका? थोड़ी सी अब्दुल क़ादिर साहब इसके लिए, जैसा कि इंग्लिश में कहते हैं कि वी हैव टू पीप इन हैदराबाद हिस्ट्री। हैदराबाद एक ऐसा तारीख़ी शहर है जहाँ पर जो है जितने भी इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं वो हुक्मरान की सरपरस्ती की वजह से वो हैदराबाद आए हैं, और हैदराबाद के लोगों को तालीम हासिल करने के लिए बहुत कम मौका हैदराबाद के बाहर दूसरे स्टेट्स में इंडिया के जाके करने का मौका मिला। अब वही ट्रेंड अगर हम कंटिन्यू करें तो अब वक्त बदल गया है। जैसा कि मैं आपसे बताया कि 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत वी हैव द ओपनिंग्स। सो एक नीट यूजी का स्टूडेंट भी कोई भी टॉप मेडिकल कॉलेज में इंडिया के और एम्स के मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ सकता है। तो ये जो मोनोटनी है इसको यूजी के लेवल पे ब्रेक करने की ज़रूरत है। पूरे हिंदुस्तान में जो पहला स्टेट है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स है वो कर्नाटका है। 9,445 सीट्स है, 61 मेडिकल कॉलेजेस है कर्नाटका में। और जहाँ तक तेलंगाना में है वो सिर्फ 34 मेडिकल कॉलेजेस है और यहाँ पर 5,240 मेडिकल सीट्स है। तो इतना नुमाया फ़र्क है बाकी स्टेट्स में। और नागालैंड तो एक ऐसा स्टेट है जहाँ कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, 0 सीट्स है। अब हमको ज़रूरत है कि पूरे इंडिया में ट्रांस मोबिलिटी करें यूजी के लेवल पे। इसका बेहतरीन इंस्पिरेशन आपको ऑलरेडी एक ट्रेंड नीट पीजी में आ चुका है। हमारे कम्युनिटी के कई स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो पीजी करने के लिए मुख्तलिफ स्टेट्स में जा रहे हैं, जैसे दिल्ली है या साउथ इंडिया का कोई स्टेट है, सीएमसी वेल्लूर है। तो इसकी वक्त की ज़रूरत है कि इसको पहचाने और हैदराबाद को छोड़कर बाहर जाए अच्छे कॉलेजेस में। एक एडवांटेज बाहर के कॉलेजेस में ये है, जैसा कि आपको उस्मानिया और गांधी से कंपेयर करें, वरंगल में जो काकतिया है, जो उसका जो आउट पेशेंट जो फ्लो है बहुत ज़्यादा है। अब जो मेडिकल करिकुलम में जो चेंजेस आए हैं वो पेशेंट ओरिएंटेड चेंजेस है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है। और पीजी के लिए भी क्रैक करने के लिए क्लिनिकल स्टडीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो ये नुमाया तौर पे ये नोटिस की गई है कि हमको छोड़ना चाहिए हैदराबाद, और हैदराबाद से बाहर जाके भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ तक पैटर्न का जो कम्युनिटी बेस्ड जो पैटर्न है, ऐसा कोई नुमाया तौर पे कोई महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जिस स्टूडेंट के भी जो है एक पैशन रहे मेडिकल प्रोफेशन के लिए और थोड़ा सा पेरेंटल सपोर्ट भी रहे, क्योंकि इसमें जो है सेटलिंग टाइम मिनिमम 10 ईयर्स है। 2 ईयर्स इंटरमीडिएट, 5 ईयर्स मेडिसिन, 3 ईयर्स पीजी बगैर ड्रॉप लिए के। तो अगर ये पेरेंट कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो स्टूडेंट के लिए जो है बेहतरीन मौका है मेडिकल फील्ड में। और मैं जो है एक नुमाया जो है 3 डेकेड्स का एक पैटर्न महसूस किया हूँ। जो पहले डेकेड यानी में जैसा 1990s में जो था कि बहुत कम स्टूडेंट्स मेडिसिन की तरफ आते थे क्योंकि मेडिकल सीट्स भी कम हुआ करते थे। और नेक्स्ट डेकेड में दूसरे दहे भी कम था। हाँ जी। और दूसरे दहे में सीट्स मेडिकल कॉलेजेस भी एक्सपैंड हो गए हैं और स्टूडेंट्स में भी एक पैशन डेवलप हो गया इसमें। लेकिन वो यूजी के हद तक ही महसूस था, एमबीबीएस के हद तक ही महसूस था। अब उसके बाद जो है जो तीसरा डेकेड जो प्रेजेंट है उसके अंदर जो है कई स्टूडेंट्स, बिलखुसूस इवन लड़कियां भी जो है पीजी के तरफ का भी रग़बत हो गई है उनकी, और अब तो जो है सुपर स्पेशलाइजेशन के तरफ जा रहे हैं। जैसा इसमें नुमाया तौर पे आप एक मिसाल दे सकते हैं मरियम अफीफ़ा की, जो यंगेस्ट जो है मुस्लिम न्यूरो सर्जन है, जो अपना सर्जरी के स्पेशलाइजेशन के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ गामजन है। वी आर प्राउड ऑफ हर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ट्रेंड्स महसूस होते हैं। और सर अभी अगर हम 2021 की बात करें, नीट अभी 113 दिन, कुछ 112 दिन बाकी है, तो अगर हम 100 डे स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो क्या होगी वो बच्चों के लिए, क्या गेम प्लान रहेगा? जहाँ तक 100 डेज की स्ट्रैटेजी है, पहला जो
पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो मैसेज है, ये 100 डेज काफ़ी है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो 350 से 400 की रेंज में अब अपने टेस्ट में स्कोर कर रहा है, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी जो सेकंड स्ट्रैटेजी जो 500 प्लस के अतराफ उनका स्कोर है अब इस वक्त, और तीसरी जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है वो 600 प्लस। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट कैटेगरी में हैं, जो इस वक्त 100 डेज में भी उनका सिलेक्शन ला सकते हैं, तो वो एक ब्लॉक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। ये ब्लॉक स्ट्रैटेजी में उनका पूरा फोकस जो है पूरे अपने सिलेबस को जो तीनों सब्जेक्ट के 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करें। ब्लॉक ए में ऐसे पूरे चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट के उसके अंदर रखे जो ज़्यादा वेटेज है और आसानी से कर सकते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट्स में भी ऐसे कई टॉपिक्स है जिसका ज़्यादा वेटेज है और आसानी से उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो 350 से 400 है, इस पे ये ब्लॉक पे ज़्यादा फोकस रहे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो 500 प्लस है और वो लोग जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्कोर लाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है कि वो बी ब्लॉक, जिसके अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी ऑफ द चैप्टर ज़्यादा है और वेटेज कम है, उनको भी शामिल करें, यानी कि वो लोग ए और बी ब्लॉक पे काम करें। और ऐसे स्टूडेंट्स जो 685 प्लस, जो ऑल इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस जैसा एम्स है या वो स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज में लाना चाह रहे हैं, जो कि अब पॉसिबल है, वो 3rd ब्लॉक में जो टॉपिक्स अपने रखें, क्लासिफाई करें जो डिफ़िकल्ट होते हैं और उसका वेटेज भी कम होता है, और उसका ख्याल रखें। तीनों ब्लॉक्स पे काम करें तो जो है वो लोग 685 प्लस जो मैजिकल स्कोर है, जो 720 तक भी जा सकते हैं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, वो तीनों ब्लॉक्स पे फोकस करना चाहिए। जहाँ तक और एक बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है हम जो महसूस किए हैं कि आखिरी 100 डेज में इवन बेहतरीन ज़हानत रखने वाले बच्चे को भी ये फियर होता कि मैं भूल जा रहा हूँ। तो इसके लिए जो है पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है और कूल माइंड की ज़रूरत है और अपने आप पे जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में इतनी मेमोराइजिंग कैपेसिटी है कि वो भूल ही नहीं सकता वो कोई। तो ये इसका ज़्यादा ख्याल रखें और उसके लिए जो है शॉर्ट नोट्स की स्ट्रैटेजी तैयार करें, माइंड मैप्स के ज़रिए, फार्मूला लिस्टिंग के ज़रिए, और दूसरे जो PYQs से शॉर्ट नोट्स बनाए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये अब्दुल कादिर साहब, ये देखा गया है नीट में कि पिछले 12 साल में से 12 साल के जो PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट इसके ऊपर महारत हासिल कर लिया तो 40 से 45% क्वेश्चंस नीट के कर सकता हो। गौ सर, तो एक इंसाइट मिल रही है आपकी गुफ्तगू से, वन साइज़ फिट ऑल वाली स्ट्रैटेजी नहीं लेगी कि भाई हर बच्चा ऐसे ही करते रहे, ये चीज़ नहीं होगा। इस वेरी स्पेसिफिक कैटेगरी जो है हमारा, अगर हम कैटेगरी ये समझते हैं बच्चों को, जो 400 वाले बच्चे हैं उनके हिसाब की एक अलग स्ट्रैटेजी रहेंगी, 500 वाले बच्चे की अलग रहेंगी, 600 वाले बच्चे की अलग रहेंगी। ओवर ए पीरियड ऑफ 100 डेज़ हम ये बच्चे स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से काम करेंगे। हाउएवर एक जनरल अगर हम स्ट्रैटेजी देखें कि सब बच्चों के लिए ज़रूरी है, एक 2 डूज़ है और 2 डोंट्स है, तो वो क्या रहेंगे? पहला जो स्टूडेंट्स को ख्याल रखना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लास्ट ईयर जो हुआ कि कोविड पैंडमिक की वजह से कि पोस्टपोनमेंट का जो ख्याल है, उससे जो प्रिपरेशन में जो डाइल्यूशन है वो नहीं करना चाहिए। तो एक डोंट हो गया ये। जी हाँ, वो नहीं करना, वो डिस्कशन वगैरह में नहीं। जी। और स्ट्रेस के लेवल्स को कम करना चाहिए। अगर फैमिली में खुदा न खास्ता कोई केसेस भी आए कोविड के, तो भी अपने आप को संभाल के रखना है। और इस ज़िमन में अब्दुल कादिर साहब, मैं जहाँ तक बात करूँ कि ये इसकी जो ससेप्टेबिलिटी गर्ल स्टूडेंट में ज़्यादा होती है, वो जल्दी पैनिक होते हैं, हालांकि वो 2 इयर्स तक बहुत साउंड प्रिपरेशन रहता है, आखिरी 100 डेज में वो पैनिक हो जाते हैं। तो उसका बड़ा एहतियात रखना चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट्स जो इससे बाहर आते हैं उनको वो कामयाबी के हमकिनार होते हैं। और जहाँ तक डूस का ताल्लुक़ है, वो जो है लास्ट 100 डेज में स्टूडेंट्स बेशतर एक अपनी ऐसी साइकोलॉजी बना लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस कम हो गए हैं, सिर्फ ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उसमें जो है वो अपने एक शेल में आ जाते हैं, वो लोग कन्फाइनमेंट में आ जाते हैं। और अपने जो मेंटोर्स है,
जो एकेडमिक मेंटोर्स है उनसे रिश्ता नाता तोड़ देते और वो बुक्स में गर्क हो जाते हैं। उससे निकलना चाहिए और कॉन्स्टेंटली अपने जो डाउट्स को एक्यूमुलेट करके वेरी सिस्टमैटिकली कोई ना कोई तरीक़ा इख्तियार करके अपने जो है असातिज़ा से वो पूरे डाउट्स कंटिन्यूसली क्लैरिफाई करें, वो एक हैबिट फॉर्म कर ले, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक रिपीटर्स का ताल्लुक़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि जो एक रिपीटर रिपीट करता है वो ये तसव्वुर लेके करता है कि मैं गुज़िश्ता 2 साल से फ़िज़िक्स में वीक था, तो एक ख़ब्त की शक्ल इख्तियार कर लेता, वो फ़िज़िक्स उससे बाहर निकलना चाहिए। और फिज़िक्स के साथ साथ एक बैलेंस्ड अप्रोच, फिज़िक्स करिए आप, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। और बायोलॉजी में जो है 50% वेटेज है। आपको जो सीट दिलाने वाला सब्जेक्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री है और एक गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने वाला सब्जेक्ट जो है वो फिज़िक्स है। तो इसके लिए जो है आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच इख्तियार करना चाहिए। मुश्किलात ज़रूर है सिलेक्शन में, और मुश्किलात से न घबराना अपना शेवा बनाना चाहिए। तू दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उख्खाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। गौसर, आपके वक्त के लिए और आपकी अहम गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में 3 बातें बहुत अहम उभर कर आई हैं। पहली बात कि हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, डिफरेंट अप्रोच है, जो कि आने वाले 100 दिन में उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो कंसल्टेशन विद योर मेंटर्स है, जो अपने टीचर्स हैं, उनके साथ आपका कंसल्टेशन कंटिन्यू रहना चाहिए, कन्फाइनमेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, पैनिक बिल्कुल ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।